हेलो फ्रेंड्स एंड माय स्टूडेंट, बायो स्टैटिस्टिक एंड रिसर्च मैथडोलॉजी जिसका कि सब्जेक्ट कोड BP801T है। इसके लास्ट वीडियो में हम लोग एनालिसिस ऑफ वेरिएंस एनोवा के बारे में बात कर रहे थे और उसमें हम लोगों ने वन वे एनोवा को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है उसके प्रोसीजर के बारे में बात किया था और उसके थ्रू एक न्यूमेरिकल को सॉल्व किया था। आज हम लोग वन वे एनोवा को सॉल्व करने के एक शॉर्टकट मेथड के बारे में बात करेंगे जिसको यूज़ करके आप आसानी से वन वे एनोवा की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर महंताब सिंह। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर हम लोग वन वे जो एनोवा है उसके शॉर्टकट मेथड के बारे में बात करते हैं तो इसके लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जो हमारा एनालिसिस ऑफ वेरिएंस है उसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर लिया था। उसमें हम लोगों ने जो एनालिसिस ऑफ वेरिएंस एनोवा है उसकी जो टेबल है उसको भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। उसके साथ साथ में हम लोगों ने वन वे एनोवा के जो हमारे होते हैं अजम्पशंस उनके बारे में बात कर लिया था। बेसिक टाइप्स ऑफ एनोवा के बारे में बात किया था जिसमें हम लोगों ने वन वे एनोवा क्या होता है और टू वे एनोवा क्या होता है उसके बारे में बात किया था। और इसमें हम लोगों ने एक दो कैलकुलेशन है उसको भी सॉल्व किया था और उसमें हम लोगों ने वन वे एनोवा को सॉल्व करने का जो प्रोसीजर है उसको हम लोगों ने डिस्कस किया था और इसका एक जो न्यूमेरिकल है उसको भी सॉल्व किया था। तो आज हम लोग वन वे एनोवा को सॉल्व करने के एक शॉर्टकट मेथड के बारे में बात करेंगे जिससे आप आसान तरीके से वन वे एनोवा की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और जो लास्ट हमारा न्यूमेरिकल था उसमें हम लोगों ने जो ग्रुप ऑफ सैंपल्स लिए थे उसमें जो नंबर ऑफ सैंपल्स हैं या आइटम्स हैं या ऑब्जर्वेशन है वो अगर सेम होते हैं तो किस तरीके से सॉल्व किया जाता है उसके बारे में बात किया था। आज हम लोग यहाँ पे अगर हमारे जो ग्रुप ऑफ सैंपल्स हैं उनके अंदर जो आइटम्स हैं वो अगर सेम नहीं भी होते हैं तो भी हम लोग किस तरीके से वन वे एनोवा को सॉल्व करते हैं उसके बारे में यहाँ पे बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग वन वे जो एनोवा है वो क्या होता है अगर इसको देखें तो अगर हमारे जो ग्रुप्स हैं उनमें अगर हमें हाइपोथेसिस को टेस्ट करना होता है और उसमें केवल एक जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है अगर होता है और उससे हमें फिर वन वे एनोवा को सॉल्व करना होता है तो हम लोग उससे फिर अगर हमें हाइपोथेसिस को टेस्ट करना होता है तो हम लोग वन वे एनोवा को यूज़ करते हैं। तो आज इसका जो शॉर्टकट मेथड है उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसके प्रोसीजर के बारे में बात कर लेंगे और फिर हम लोग इसका एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जिससे कि आपको इसका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग जब भी हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं या हम लोग जो मीन है उसमें सिग्निफिकेंस डिफरेंस को कैलकुलेट करते हैं तो जो सबसे पहला हमारा स्टेप होता है वो क्या होता है, हाइपोथेसिस को सेट करना। तो सबसे पहले हम लोग हाइपोथेसिस हमारी उसको डिफाइन करते हैं जिसमें हम लोग नल हाइपोथेसिस क्या है उसको डिफाइन करते हैं और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को डिफाइन करते हैं। तो अगर हमारी नल हाइपोथेसिस को अगर हम कहें तो इसका मतलब क्या होता है कि जितने भी हमारे ग्रुप ऑफ सैंपल्स दिए गए हैं उनके जो मीन है वो अगर इक्वल है, उनका मीन का स्क्वायर इक्वल है तो वो फिर यहाँ पे हमारा नल हाइपोथेसिस को इंडिकेट करता है। और अगर हम लोग ये मानते हैं कि हमारे जितने भी ग्रुप ऑफ सैंपल्स दिए गए हैं उनमें कोई दो ऐसे ग्रुप ऑफ सैंपल्स हैं जिनके मीन अनइक्वल हैं तो वो हमारा बेसिकली अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस यहाँ पे कहलाता है। तो पहला स्टेप हमारा क्या हो गया, हम लोग अपनी हाइपोथेसिस को पहले सेट करते हैं। उसके बाद में जो दूसरा स्टेप है वो है हमारा टेस्ट स्टैटिस्टिक कंप्यूटेशन। तो इसमें हम लोग जो टेस्ट स्टैटिस्टिक है या एफ की वैल्यू है उसको कैलकुलेट करते हैं। इसमें भी हमारे काफ़ी सारे स्टेप्स हैं, आइए एक एक करके इन सब के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग टी की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। टी यहाँ पे क्या होता है, टी है हमारा सिग्मा आई इंटू वो सिग्मा जे एक्स आई जे और इसका क्या मतलब होता है, सम ऑफ वैल्यूज ऑफ ऑल आइटम ऑफ ऑल सैंपल। हमारे जितने भी सैंपल्स हैं उनमें जितने भी आइटम्स दिए गए हैं उनके जो वैल्यूज़ हैं उनको जब हम लोग जोड़ देते हैं, उनका सम कर देते हैं तो वही हमारा बेसिकली यहाँ पे टी कहलाता है। जब हम लोग एक बार टी को कैलकुलेट कर लेते हैं तो उसके बाद में हम लोग करेक्शन फैक्टर सी एफ को कैलकुलेट करते हैं और इसका फार्मूला क्या होता है, सी एफ इजिक्वल टू टी स्क्वायर अपॉन एन हमारा इसका यहाँ पे फार्मूला होता है। तो टी तो हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया, उसके बाद में टी का स्क्वायर कर देंगे और एन यहाँ पे क्या होता है, एन इज द टोटल नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन ऑफ ऑल सैंपल। हमारे जितने भी सैंपल्स हैं उसमें हमारे टोटल कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हैं वो बेसिकली यहाँ पे एन की वैल्यू होती है। अब जब हम लोग सी एफ को कैलकुलेट कर लेते हैं, अब हम लोग यहाँ पे जो हमारे जितने भी सैंपल्स हैं उनके जितने भी आइटम्स हमारे हैं उनका सम का स्क्वायर का सम करते हैं, स्क्वायर को जोड़ते हैं और इसका हमारा फार्मूला क्या है, ये है हमारा सिग्मा आई इंटू वो सिग्मा जे एक्स आई जे का होल स्क्वायर। तो हम लोग जितने भी आइटम्स हैं उनका पहले स्क्वायर करेंगे और फिर जब उसको सबको जोड़ देंगे तो वही बेसिकली हमारा यहाँ पे होगा ऑल सैंपल का
जितने भी आइटम्स हैं उनके सम का स्क्वायर होगा। और उसके बाद में जब हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेते हैं तब हम लोग यहाँ पे टोटल सम ऑफ स्क्वायर को SST को कैलकुलेट करते हैं। तो SST को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, SST इज इक्वल टू सिग्मा आई इंटू सिग्मा जे एक्स आई जे का होल स्क्वायर माइनस CF। तो ये जो वैल्यू है वो हम लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया है, और उसके साथ साथ में जो CF की वैल्यू है वो हमने पहले ही कैलकुलेट कर लिया है। तो इसमें से जब CF की वैल्यू को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, SST आ जाएगा, जो कि टोटल सम ऑफ स्क्वायर होता है। अब जब टोटल सम ऑफ स्क्वायर कैलकुलेट हो गया, अब हमें यहाँ पे जो हमारे कॉलम्स हैं उनके बीच के स्क्वायर का सम कैलकुलेट करना है, जो कि हमारा SSC कहलाता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन द सैंपल या सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन द कॉलम के नाम से, SSC के नाम से इसको इंडिकेट करते हैं। इसको सॉल्व करने के भी हमारे दो स्टेप हैं। सबसे पहले हम लोग P की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। P क्या होता है, ये है सिग्मा x1 का होल स्क्वायर अपॉन n1 प्लस सिग्मा x2 का होल स्क्वायर अपॉन n2 प्लस सिग्मा x3 का होल स्क्वायर अपॉन n3 प्लस डॉट 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 प्लस सिग्मा xj का होल स्क्वायर अपॉन nj, हमारा इसका फॉर्मूला होता है। और जब हम लोग P की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं तो फिर उसके बाद में हम लोग SSC को कैलकुलेट करते हैं। SSC क्या हो गया, SSC इज इक्वल टू P माइनस CF। तो P तो हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया, CF हमने पहले ही कैलकुलेट कर लिया है। तो P में से जब CF की वैल्यू को घटा देंगे तो ये यहाँ पे हमारा SSC आ जाएगा। तो ये सब चीज़ें जब हम लोग अभी न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। अब जब हम लोग SSC को कैलकुलेट कर लेते हैं, अब हम लोग हमारे जो सैंपल हैं उनके अंदर का जो सम ऑफ स्क्वायर है उसको कैलकुलेट करते हैं। तो ये क्या होता है, सम ऑफ स्क्वायर विद इन द सैंपल, और इसको हम लोग SSE से इंडिकेट करते हैं। SSE का फॉर्मूला SSE इज इक्वल टू SST माइनस SSC। तो हमने SST को भी कैलकुलेट कर लिया है, ये हमने SST को भी यहाँ पे कैलकुलेट किया है, और जो SSC है वो भी हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया है। तो हम लोग SSE को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, SST माइनस SSC इज इक्वल टू SSE। और इस तरीके से SSE का भी हम लोग कैलकुलेशन यहाँ पे कर लेते हैं। और जब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं तब हम लोग यहाँ पे जो F की वैल्यू है, जो कि हमारा टेस्ट स्टैटिस्टिक कहलाता है, उसको कैलकुलेट करते हैं और एनोवा टेबल को ड्रॉ करते हैं, उसको हम लोग यहाँ पे प्रिपेयर करते हैं। और जब एनोवा टेबल हमारी प्रिपेयर हो जाती है, अब हम लोग हमारे जितने भी डाटा आए हैं, फाइंडिंग्स आए हैं, उनके थ्रू डिसीजन लेते हैं कि हमारी नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड है कि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड है। तो अगर जो हमने F की वैल्यू को कैलकुलेट किया और जो टेबल की F की वैल्यू है उनके बीच में जब कंपेयर करते हैं, तो अगर हमारी कैलकुलेटेड जो F की वैल्यू है वो टेबल की F की वैल्यू से अगर कम आती है तो इसका मतलब हमारी नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगी कि हमारे जितने भी ग्रुप ऑफ सैंपल्स दिए गए हैं उनका मीन इक्वल है, उनमें किसी भी प्रकार का कोई सिग्निफिकेंस डिफरेंस यहाँ पे नहीं है। और अगर जो हमारा कैलकुलेटेड F की वैल्यू है वो अगर टेबल के F की वैल्यू से ज़्यादा आती है तो उस कंडीशन में हमारी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाती है और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाती है कि हमारे जो भी ग्रुप ऑफ सैंपल्स दिए गए हैं उनमें से कोई दो के बीच में मीन में सिग्निफिकेंस डिफरेंस है। तो इस तरीके से हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। तो आइए न्यूमेरिकल के थ्रू इसको देख लेते हैं, आपको इसका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब अगर हम लोग न्यूमेरिकल को देखें तो इसका हमारा जो एग्जाम्पल है वो यहाँ पे क्या है, 3 मेथड्स आर यूज इन प्रोडक्शन प्रोसेस। एक कोई प्रोडक्शन प्रोसेस है और उसमें 3 मेथड्स को यूज किया जा रहा है। तो हमें क्या टेस्ट करना है, टेस्ट एट 5% लेवल वेदर द 3 मेथड्स कैन बी कंसीडर्ड टू बी इक्वल एज पर आउटपुट। तो हम यहाँ पे जो 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है उस पर हमें ये टेस्ट करना है कि जो तीनों हमारे जो 3 मेथड है वो बेसिकली आउटपुट के अगर लेवल पे देखें तो वो इक्वल है। इस चीज़ को हमें टेस्ट करना है कि इक्वल है कि नहीं है। तो जो हमारा डाटा है वो क्या है, जो हमारा यहाँ पे मेथड 1 है वहाँ पे हमारे टोटल 10 आउटपुट है। जो फर्स्ट है वो 20 है, फिर 15, 18, 19, 20, 22, 16, 18, 29 एंड 17। तो ये हमारे जो हमारा मेथड 1 है उससे ये आउटपुट्स हैं। उसके बाद में जो मेथड 2 है उससे 18, 16, 15, 22, 21, 20 और 18 है, जो कि हमारे टोटल 7 आउटपुट है। और जो हमारा मेथड 3 है उससे 21, 20, 18, 17, 18 और 22, जो कि टोटल 6 यहाँ पे
आउटपुट है। तो हमें कंपेयर करना है कि क्या ये तीनों मेथड जो है इक्वल है कि इनमें डिफरेंस है। तो हमें बेसिकली यहाँ पे जो हाइपोथेसिस है उसको टेस्ट करना है। तो आइए इसके सलूशन पे आते हैं। तो जो सबसे पहला हमारा इसमें स्टेप था जो हम लोगों ने यहाँ पे देखा, तो स्टेप 1 हमारा क्या है कि सबसे पहले हम लोग अपनी नल हाइपोथेसिस को और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को सेट करते हैं। तो सबसे पहले इसमें भी हम लोग जो हाइपोथेसिस है उसको हम लोग सेट करेंगे। तो नल हाइपोथेसिस क्या है, ये यहाँ पे है कि हमारे जो तीनों मेथड हैं उनका जो मीन आउटपुट है वो इक्वल है, ये नल हाइपोथेसिस है। और इसका मतलब क्या हो गया, μ1 इक्वल टू μ2 इक्वल टू μ3। और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या है, एट लीस्ट 2 मीन्स आर नॉट इक्वल। इसमें से हमारे कोई 2 ऐसे मीन हैं जो कि इक्वल नहीं है, ये अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है। अब हम लोग टेस्ट करेंगे कि नल हाइपोथेसिस सही है कि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस सही है। तो इसके लिए हम लोग टेस्ट स्टैटिस्टिक का कंप्यूटेशन स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो डाटा है उसको इस टेबल के फॉर्म में अरेंज कर लेते हैं। तो जो हमारे फर्स्ट कॉलम है वो हमारे तीनों जो मेथड हैं उनको इंक्लूड किया है। जो बीच में है ये ऑब्जर्वेशंस हैं, मतलब इनसे कितना कितना आउटपुट हुआ। तो ये जो फर्स्ट मेथड था उससे ये आउटपुट हमारे हैं टोटल 10। उसके बाद में जो सेकंड हमारा मेथड है उससे ये 7 आउटपुट है। और जो थर्ड मेथड है उससे ये 6 आउटपुट है। और इनका जो टोटल है, हर एक जो मेथड के आउटपुट है उनका, ये जो मेथड 1 है उसका 194 है, जो मेथड 2 है उसका 130 है, और जो मेथड 3 है उसका 116 है। और इन सब का जो टोटल है वो 440 है। तो अब हमें जो हमारा मेथड 1 है उसमें क्या कैलकुलेट करना है, जो स्टेप 2 है उसमें सबसे पहले टी की वैल्यू को हमें कैलकुलेट करना है, जिसमें हमारे जितने भी सैंपल्स हैं उनके जितने भी आइटम्स हैं उनको जोड़ देना है। तो जब हमने इसको आपस में जोड़ दिया, इसको आपस में जोड़ दिया और इसको आपस में जोड़ दिया, तो और इनको सब जोड़ दिया, तो इसका मतलब टी की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 440 आ गई। तो यहाँ पे जो हमारा ये, अगर हम लोग ये माने कि ये T1 है तो T1 194, T2 क्या हो गया 130, T3 क्या हो गया 116, एंड जो टी की वैल्यू है टोटल हमारा है वो 440 आ गया। जो हमारे फर्स्ट मेथड है उसमें कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, N1 10 है, N2 7 है और N3 6 है। और टोटल N हमारा कितना हो गया, 10 + 7 17 + 6 23 हमारे यहाँ पे N की वैल्यू आ गई। अब हमें जो इसमें हमारा दूसरा स्टेप है वो क्या है, CF की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो T की वैल्यू को हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हम लोग जो करेक्शन फैक्टर है CF है उसको कैलकुलेट करेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या है, T²/N। तो T हमारा कितना है 440 है, तो 440 का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन N कितना है 23 है। तो 440 का स्क्वायर कितना हो गया 1,93,600 और अपॉन 23। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो CF की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8417.4 हमारी यहाँ पे CF की वैल्यू आ गई। तो इस तरीके से हमने CF को कैलकुलेट कर लिया। और जब CF हमारा यहाँ पे कैलकुलेट हो गया, अब अगला स्टेप हमारा क्या है, अगला स्टेप हमारा यहाँ पे है ये है हमारा सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल आइटम ऑफ ऑल सैंपल। हमें हर एक जो हमारे सैंपल्स हैं उनके जितने भी आइटम्स हैं उनका सबसे पहले स्क्वायर करना होगा और फिर उनको ऐड करना होगा। तो आइए इनका स्क्वायर भी कर लेते हैं और ऐड भी कर लेते हैं। तो हर एक जो हमारी यहाँ पे एक तरह से वैल्यू है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर प्लस 19 का स्क्वायर, इसी तरीके से इन सब का स्क्वायर करना है और इनको हमें आपस में ऐड करना है। तो ये इन सब का पहले स्क्वायर कर लेते हैं। तो ये क्या हो गया, ये इन सब का स्क्वायर 20 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर 18 का स्क्वायर प्लस 19 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर प्लस 22 का स्क्वायर, इस तरीके से जो हमारे टोटल जो 23 आइटम्स हैं उनका हम लोग स्क्वायर को ऐड करेंगे। और जब इनका स्क्वायर को हम लोग प्रॉपरली यहाँ पे कर लेंगे, ये इसके स्क्वायर की जो वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पे हैं इन सब की, और फिर जो हमारे यहाँ पे अलग अलग जो रोज़ हैं उनकी जो टोटल है वो मैंने यहाँ इंक्लूड कर दिया। और इन सबको जब हम लोग जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारा 8620 हमारी यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। और ये बेसिकली हमारी जो वैल्यू है वो क्या है, वो है हमारी सिग्मा आई इंटू सिग्मा जे एक्स आई जे का होल स्क्वायर। हमारी वैल्यू 8620 आ गई। तो यहाँ पे हम लोग जो SHT है जो कि टोटल सम ऑफ स्क्वायर है उसको अब हमें कैलकुलेट करना है।
तो 8620, और जो CF की वैल्यू हमारी कितनी आई थी 8417.4 आई थी। तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे, और इसमें से जब इसको माइनस कर देंगे तो SST की हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी 202.6 हमारी यहाँ पे SST की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये जो फार्मूला है उसको यूज़ करके SST की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया। अब हमें यहाँ पे जो सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन द सैम्पल्स है SSC है, या इसको हम लोग सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन द कॉलम भी बोलते हैं, SSC की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो इसमें सबसे पहले हमें P की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, जो कि हमारा सिग्मा x1 स्क्वायर अपॉन n1 इस तरीके से है। और फिर जब P की वैल्यू आ जाएगी तो फिर P माइनस CF को से हम लोग SSC को कैलकुलेट करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग जो P की वैल्यू है उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हमारे पास टोटल 3 मेथड है। तो यहाँ पे फार्मूला क्या हो जाएगा, सिग्मा x1 का होल स्क्वायर अपॉन n1 प्लस सिग्मा x2 का होल स्क्वायर अपॉन n2 प्लस सिग्मा x3 का होल स्क्वायर अपॉन n3। तो जो हमारा सिग्मा x1 आया था वो कितना था, हमारा जो आया था सिग्मा x1, या इसको हम लोगों ने यहाँ पे जो T1 है वो लिखा है। तो अगर ये x है, ये y, ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है, तो ये हमारा जो हमारा है सिग्मा x1 वो 194 हो जाएगा, सिग्मा x2 130 हो जाएगा, और जो सिग्मा x3 है वो 116 हो जाएगा। तो इन जो सब का स्क्वायर हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो ये यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया हमारा 194 का स्क्वायर अपॉन n1 क्या है, जो हमारा फर्स्ट मेथड है उसमें टोटल 10 ऑब्जर्वेशन है, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। उसके बाद में जो हमारा सिग्मा x2 है वो कितना है 130 का स्क्वायर, और इसके टोटल ऑब्जर्वेशन 7 हैं, तो डिवाइडेड बाई 7 हो जाएगा। और ये हमारा सिग्मा x3 का होल स्क्वायर जो कि 116 का होल स्क्वायर है, अपॉन इसमें टोटल 6 हमारे आइटम्स हैं, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो इसकी जो अलग अलग वैल्यूज़ आएंगी वो यहाँ पे इस तरीके से हम लोग ने रिप्रेजेंट की है। तो ये हमारी जो वैल्यू है वो क्या हो गई 3700 वो 63.6 इसकी वैल्यू आ गई। उसके बाद में इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो 2414.3 इसकी वैल्यू आ गई, प्लस 2242.7 इसकी वैल्यू आ गई। तो इन सबको जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 8420.6 हमारी यहाँ पे P की वैल्यू आ गई। और जब P की वैल्यू को हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, अब हम लोग यहाँ पे SSC को कैलकुलेट करेंगे। तो SSC का फार्मूला क्या है, SSC इक्वल टू P माइनस CF। तो P की जो वैल्यू आई है उसमें से CF की वैल्यू को हमें माइनस करना है। तो जो हमारी P की वैल्यू है वो कितनी है 8420.6, उसको यहाँ पे प्लेस कर देंगे, माइनस 8417.4 ये हमारी CF की वैल्यू है। तो ये वैल्यू हमारी SSC की वैल्यू कितनी आ गई 3.2 हमारी इसकी यहाँ पे जो वैल्यू है वो आ गई। तो अब हम लोगों ने SSC की वैल्यू को भी कैलकुलेट कर लिया, SST की वैल्यू को भी हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे जब हम लोगों ने SSC की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया तो उसके बाद में हमें SSE की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। और इसका फार्मूला क्या है, SSE इक्वल टू SST माइनस SSC। तो इसको भी हम लोग यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। तो SST की वैल्यू कितना आई थी, तो SST हम लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेट किया, ये 202.6 आया, तो हमने इसको यहाँ पे 202.6 कर दिया। उसके बाद में जो SSC की वैल्यू आई वो कितनी आई 3.2 आई। तो इसमें यहाँ पे इसमें से हमने 3.2 को माइनस कर दिया। अब हमारी जो SSE की वैल्यू आई वो कितनी आई 199.4 इसकी हमारी वैल्यू आ गई। अब इसको जब हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं तब हम लोग यहाँ पे जो मीन स्क्वायर्स हैं उनको कैलकुलेट करते हैं। तो ये मीन स्क्वायर को जो कैलकुलेशन है उसको देख लेते हैं। तो इसका हमारा क्या फार्मूला होता है, MSC इक्वल टू SSC अपॉन C माइनस 1। तो इसके पहले भी हम लोगों ने जब हम लोग लास्ट वीडियो में बात कर रहे थे, एक मिनट रुकिएगा, मैं आप लोगों को इसको जो है एक बार दिखा दूँ। कहाँ गए भाई, एक मिनट, जस्ट ए मिनट। हाँ, यहाँ पे जब हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था एनोवा टेबल, तो उसमें क्या था MSC की वैल्यू क्या है SSC अपॉन C माइनस 1 हमारी इसका फार्मूला होता है। इसी फार्मूले को हम लोग अगेन यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो SSC की जो वैल्यू है वो कितनी आई थी
3.2 आई थी। और हमारे यहाँ पे टोटल जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो कितने हैं, हमारे 3 मेथड हैं तो 3 माइनस 1 हो जाएगा तो 2 हो गया। तो 3.2 अपॉन 2 ये 1.6 हमारी इसकी जो वैल्यू है वो आ गई। उसी तरीके से अगर हम लोग MSE को कैलकुलेट करें तो इसका फार्मूला क्या होता है, SSE अपॉन C इन ब्रैकेट R-1 इसका हमारा फार्मूला होता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि अगर हमारे जो सैंपल साइज हैं वो अगर अनइक्वल होते हैं तो उस कंडीशन में जो हमारा C इन ब्रैकेट R-1 है, C इन ब्रैकेट R-1 है, इसको हम लोग N-C से रिप्लेस कर देते हैं। तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, SSE अपॉन N-C हमारा इसका यहाँ पे फार्मूला हो जाएगा। और इसी फार्मूले को हम लोगों ने यहाँ पे प्लेस किया SSE अपॉन N-C। और इसका SSE की वैल्यू कितनी आई थी, ये आई थी 199.4, तो ये 199.4 हो जाएगा अपॉन जो हमारे n है वो क्या है, टोटल जो हमारे जितने भी सैम्पल्स हैं उनमें टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, तो 23 थे। 23 जो है उसके बाद में 3 हमारा यहाँ पे C क्या है, जो हमारे 3 मेथड है तो ये 3 हो जाएगा, 23 माइनस 30 ये 20 हो जाएगा। और इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये 9.97 हमारी यहाँ पे MSE की वैल्यू आ जाएगी। और जब हम लोग MSE की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया, अब हम लोग F की वैल्यू या जो हमारा है F स्टैटिस्टिक उसको कैलकुलेट करेंगे। और इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला अगेन हम लोग इसमें देखें तो क्या है, F इक्वल टू MSC अपॉन MSE हमारा इसका यहाँ पे फार्मूला होता है। और इसी फार्मूले को हम लोग यहाँ पे प्लेस करेंगे। तो हम लोग जब इसको प्लेस करेंगे MSC अपॉन MSE इक्वल टू 1.6 अपॉन 9.97, ये हमारी कितनी वैल्यू है 1.6 और ये वैल्यू कितनी है 9.97। और इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो F की वैल्यू कितनी आएगी 0.160 हमारी यहाँ पे F की वैल्यू आ गई। तो इस तरीके से F की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। अब आइए हम लोग एनोवा टेबल को ड्रॉ करते हैं, क्योंकि हमने सारी वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। अब उसको एनोवा में हम लोग फिट करेंगे। तो सबसे पहला कॉलम इस टेबल में क्या होता है, इस टेबल में जो हमारा सबसे पहला जो कॉलम है वो बेसिकली सोर्स ऑफ वेरिएशन है। और इसमें भी हमारे 2 रोज होते हैं, एक जो हमारा है बिटवीन द जो कॉलम है वो यहाँ पे होता है और एक हमारा है विद इन द कॉलम। और इसको जो हमारा विद इन द कॉलम है उसको हम लोग एरर से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो फिर इसमें जो दूसरा कॉलम है उसमें क्या वैल्यूज़ रहती हैं, सम ऑफ स्क्वायर्स को। तो हमने यहाँ पे सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन द कॉलम जो कि SSC है उसको हम लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेट किया था। वो कितना आया था, एक मिनट आप लोगों को मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो जो SSC की वैल्यू आई थी वो कितनी आई थी 3.2 आई थी। तो यहाँ पे हम लोग 3.2 को प्लेस कर देंगे। उसके बाद में जब हम लोगों ने SSE की वैल्यू को कैलकुलेट किया था, आया था ये आया था हमारा 199.4 आया था। तो इसको भी हम लोग यहाँ पे प्लेस कर देते हैं, 199.4 हो गया। उसके बाद में जो अगला कॉलम हमारा होता है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम का होता है। और इसमें जो हमारे बिटवीन द कॉलम डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो C-1 होता है। तो C हमारे जो यहाँ पे कॉलम्स हैं या जो 3 मेथड हैं 3 माइनस 1 ये 2 हमारा आ गया DF1। उसके बाद में DF2 हमारा क्या आ गया N-C जो कि 23 माइनस 3 20 है। तो इस तरीके से हम लोग डिग्री ऑफ जो फ्रीडम है उसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। उसके बाद में हम लोग यहाँ पे हमारा वो है मीन स्क्वायर का, जिसमें हम लोग MSC और MSE को इंक्लूड करते हैं। तो हम लोगों ने जो MSC कैलकुलेट किया था वो कितना था, ये था हमारा 1.6। तो यहाँ पे हम लोग 1.6 को प्लेस कर देंगे। उसके बाद में जो MSE की वैल्यू है वो कितनी है 9.97। तो उसको हम लोग यहाँ पे प्लेस कर देंगे और इसको यूज़ करके हम लोग F की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। इसका फार्मूला MSC अपॉन MSE है। और इसको सॉल्व करके हमारी F की वैल्यू कितनी आ गई 0.160 हमारी इसकी वैल्यू आ गई। तो इस तरीके से हम लोग इसको यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। उसके बाद में हम लोग जो F की टेबल है वहाँ पे जा कर के 5% लेवल ऑफ जो सिग्निफिकेंस है उस पर, और जो DF12 और DF2 जो 20 है वहाँ पे जब अगर हम लोग टेबल में F की वैल्यू को देखते हैं तो वो 3.49 आ रही है। तो जो कैलकुलेटेड F की वैल्यू है वो 0.160 आ रही है और जो हमारी है टेबल की वैल्यू वो 3.49 है। और इस तरीके से
अब हम लोग यहाँ पे जो हमारा डिसीजन है वो लेंगे। तो अब हमारे यहाँ पे डिसीजन क्या होगा, तो बेसिकली जो हमारी कैलकुलेटेड एफ़ की वैल्यू है जो कि 0.160 है, वो बेसिकली हमारी जो टेबल की एफ़ की वैल्यू है जो कि 3.49 है उससे कम है। तो हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू टेबल की वैल्यू से कम है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे जो भी वहाँ पे मेथड्स हैं उनके बीच के मीन में कोई भी सिग्निफिकेंस डिफरेंस नहीं है, और इस कंडीशन में हमारी जो नल हाइपोथेसिस थी वो बेसिकली एक्सेप्टेड हो जाएगी कि हमारे जो तीनों मेथड हैं उनके मीन में किसी भी प्रकार का जो सिग्निफिकेंस डिफरेंस है वो यहाँ पे नहीं है, उनसे जो आउटपुट हो रहा है वो लगभग समान ही है। तो ये हमारा यहाँ पे जो इसकी फाइंडिंग है या कंक्लूजन है या डिसीजन है वो हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग जो एनालिसिस ऑफ वेरिएंस है एनोवा है उसको यूज़ करके जो वन वे हमारा जो होता है एनोवा उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आई थिंक सो ये जो मेथड है शॉर्टकट मेथड है ये भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी कहीं कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस टॉपिक का PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और हमारे ऐप को भी इंस्टॉल करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।